हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। मैं विवेक और आज आपकी सेकंड क्लास है रिवीजन की। और आज के टॉपिक्स हैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम एंड साउंड। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। बाकी बैचेस भी चल रहे हैं रिवीजन के, आप उनको क्लासेस को फॉलो करें और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 15 हर्ट्ज हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने क्लास में पढ़ा था, क्या था? लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा क्या था? वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू था वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? आप एक चीज का ध्यान रखो, वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, जो कि हमेशा बराबर होती है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? 15 मेगाहर्ट्ज। 15 मेगाहर्ट्ज। इसको पर हम ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो आप। लैम्डा की जगह आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू पावर 8, जो स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर पर सेकेंड। और इसकी जगह हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टू पावर 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 300 अपॉन 15 यानी 2 मीटर। ये आ गई आपकी वेवलेंथ इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस ध्यान दो चीज का रखना है यहाँ पे कि ये 15 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट ही लेनी है आपको, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको ओपन करके लिखना। इस मेगा, जैसे अगर मेगा है, मेगा की जगह अगर आप मान के चलो कि और बड़ी वैल्यू दे दी, जैसे गीगा दे दिया तो, और मेगा दे दिया, किलो मतलब किलो तो नहीं होगा इसमें, मतलब उस हिसाब से आप देख सकते हो। फिर दूसरा क्या है? अ साउंड मेड ऑन सरफेस ऑफ अ लेक टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द बोटमैन। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड द वाटर एट द सेम डेप्थ? वेलोसिटी ऑफ इन एयर क्या है? साउंड की 300 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और वाटर में दी है 1440 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला है, तो हमें क्या क्या चीज दी हुई है पहले देखते हैं। बोटमैन को जो टाइम लग रहा है, बोटमैन के लिए जो टाइम है वो दिया हुआ है 3 सेकेंड। वेलोसिटी इन एयर है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड इन वाटर कितनी दी हुई है? 1440 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। किस पहले डेप्थ फाइंड करनी है, डेप्थ ऑफ लेक। ये डेप्थ ऑफ लेक हो गया, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ लेक हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इन एयर कितनी हो जाएगी? 300 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है बोटमैन तक पहुंचने के लिए? 3 सेकेंड, जो हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो डेप्थ ऑफ लेक हो गई 900 मीटर। ये आ गई हमारी पहली वैल्यू। किसकी आ गई ये? कि मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इसमें कि बोटमैन तक पहुंचने, अगर बोटमैन तक पहुंचने के लिए साउंड को 3 सेकंड लग रहे हैं, स्पीड इन एयर 300 मीटर पर सेकंड है, तो नीचे वो जो मतलब जो सरफेस पे एक साउंड प्रोड्यूस करिए, तो उस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 हिसाब से। अब वहीं पे एक डाइवर है, स्पेस नहीं है और, तो अभी यहीं पे देखते हैं। अब जैसे डाइवर है, तो डाइवर की को कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर स्पीड को आने के लिए? तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी में। तो यहां पे ये वाटर की जो वेलोसिटी वो हो जाएगी, तो डाइवर को कितना टाइम में सुनाई देगी? टाइम टेकन फॉर डाइवर टू लिसन दैट साउंड वुड बी 900 डिवाइडेड बाय 1440। ये आपका जो आंसर आएगा वो इसका पर्टिकुलर का आंसर है। तो ये आपका जो टाइम लगेगा डाइवर को, वो यहां से निकल आएगा सुनने के लिए आवाज। फिर है कि अ रेडियो वेव ऑफ स्पीड 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून एंड रिसीव्ड बैक ऑन द अर्थ। The time elapsed between the sending of the signal and receiving it back at the Earth's surface is 2.5 seconds.
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। एक मिनट, मुझे इस वैल्यू पे थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार मैं देख के, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, 3 × 10⁸ हो गया यहाँ पे। वेलोसिटी क्या दी हुई है इसकी रेडियो वेव की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सेम रहेगी, ठीक है। और सिग्नल जो भेज रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है सिग्नल को वापस आने में, 2.5 सेकंड। अब इसको डायग्राम से समझो, ये मून है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। यहां से सिग्नल भेजने और वापस रिसीव करने में हमें लग रहा है 2.5 सेकंड, ठीक है। तो अब सिग्नल भेजा है, तो अब डिस्टेंस क्या का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, 3 × 10⁸ इंटू टी, पर यहां पे ये t/2 हो जाएगा। t/2 क्यों होगा, क्योंकि ये खाली हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब वापस आने में तो 2.5 लग रहा है, पर हमें तो खाली एक तरफ का फाइंड करना है ना। तो इस वजह से 3 × 10⁸ इंटू ये कहां गया आपका 2.5 सेकेंड्स आपको टाइम दिया हुआ था, 2.5/2। इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ होगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। ये वैल्यूज मैं फाइनल क्यों नहीं निकाल रहा हूं कि एक तो यहां पे टाइम भी लगेगा और आप अपना सॉल्व करोगे जब पूरा, तो एक फ्लो भी आपको तभी मिलेगा। आप आंसर निकाल के खुद भी देखो। पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन, हियर्स अ इको आफ्टर 3 सेकंड्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी दी हुई, 336 मीटर पर सेकंड। तो पहला क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d/v। 2d क्या हो गया, मतलब t, ये क्या हो गया, t की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 सेकंड, और ये हो गया 2d, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 336। तो d क्या हो जाएगा, 336 × 3/2। तो इससे आपकी d की वैल्यू आ जाएगी एक। फिर क्या कर रहा है कि आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन एंड दिस टाइम द इको इज हर्ड 1.5 सेकंड्स लेटर। मतलब पहले 3 सेकंड, अब हो जाएगा 4.5 सेकंड, क्योंकि 1.5 सेकंड लेटर हो रहा है, तो 1.5 सेकंड ऐड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, t की जगह हो जाएगा 4.5, d को हम मान लेते हैं 2d', ये नई वाला जो डिस्टेंस आएगा वो हो गया, और वेलोसिटी हो जाएगी वही सेम आपकी 336, क्योंकि इसमें थोड़ा ना कोई चेंज आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये d' इक्वल टू हो जाएगा 4.5 × 336/2। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है, मतलब आपका जो d' है जो निकल के आएगा, उसमें से d को माइनस कर देंगे, तो ये चेंज इन डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। पहला क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द पर्सन नॉर्मल है, 3 सेकंड वो दिया हुआ है, तो वहां पे 3 सेकंड हो गया। 2d की जगह d आपको फाइंड करना था, 336 सेम दिया ही हुआ है, आपकी d की वैल्यू पहले आई। फिर आपने d की जगह d' कर दिया, कि मतलब जो चेंज इन डिस्टेंस, जो नया डिस्टेंस है, जो और पीछे हुआ है, ये टाइम 4.5 हो गया, क्योंकि 1.5 की इंक्रीज हुआ है, और d' की वैल्यू आ गई। तो आप d' में जो d में को माइनस करोगे, तो आपका जो डिस्टेंस वो मूव किया है पीछे की तरफ, वो आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल प्रोड्यूसेस 2 whistles पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 2 विसल हैं उसकी, मतलब 2 बार विसल्स कर रहा है वो 1 सेकेंड में। He notices that the sound of his whistles coincides with the echo। मतलब कि जो साउंड ऑफ हिज विसल है, मतलब जो विस्लिंग है, वो उसकी इको से कॉन्साइड कर रही है। द इको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन विस्लिंग इज स्टॉप्ड। मतलब आपने, मतलब इसका यह है कि जब उसने 1 सेकंड में दो विसल कर रहा है, ठीक है, पर जब पहली विसल जब वो हो रही है, जो दूसरी विसल वो प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी प्रोड्यूस कर रहा है, वो पहली से कॉन्साइड कर जा रही है, पहले की इको से। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो इको हो रही सुनाई दे रही है, वो विस्लिंग स्टॉप होने के बाद ही सुनाई दे रही है। मतलब पहली वाली जो है वो नलीफाई हो जा रही है, मतलब इसने दूसरी जैसे विसल प्रोड्यूस करी, जो सामने से आ रही थी उससे वो कॉन्साइड होगी, वो तो 0 हो गई, पर दूसरी विसल की ही इको सुनाई दे रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द वॉल, ठीक है। पहला इसमें मतलब कैलकुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन द बॉय, तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला वही हो गया 2d v इंटू टी। इससे d इक्वल टू हो जाएगा v इंटू t/2। अभी ये क्या है, द टाइम इन विच द वेलोसिटी द बॉय हियर्स द इको।
तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकंड है और 2 बार विसल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकंड। बी हो गया। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, v की वैल्यू 320 ले लो, t 0.5 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, एट्टी मीटर, ये 80 मीटर आ जाएगा। सॉरी थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आप लोग को। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय 16 मीटर पर सेकेंड एंड द बॉय मूव्स 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन इन हाउ मच टाइम विल ही हियर द इको ऑफ द फर्स्ट विसल। मतलब स्पीड ऑफ साउंड को कितने से 16 मीटर पर सेकेंड, दी कितनी हुई है आपको 320, तो 320 प्लस 16 ये हो जाएगा 336 मीटर पर सेकेंड। पहला चेंज ये हो गया। 4 मीटर अवे मतलब अब 80 प्लस 4 ये हो गया 84 मीटर। अब क्या फाइंड करना है, टी क्या फॉर्मूला क्या था, 2d बाय वी, 2 इंटू 336/84, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये फाइंड करके देखो इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग्स ऑफ द रिफ्लेक्शन विसल द इको कांट बी हर्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकेंड, तो इसमें नहीं सुनाई देगा। ठीक है, मतलब जो टाइम है अगर इससे ज्यादा है या इसके बराबर है तो ही विसल सुनाई देगी, वरना नहीं सुनाई देगी। A person is standing at the seashore. An observer on the ship which is anchored between a vertical cliff and the person on the shore fires the gun. Fires a gun. The person on the shore hears two sounds at 2 seconds or 3 seconds after seeing the smoke of the fired gun. If the speed of the sound in the air is 320 meter per second, then calculate the distance between the observer on the ship and the person on the shore. The distance between the cliff and the observer on the ship. अब ये क्लिफ है, ये शोर है आपका, यहां पे एक बोट पे एक आदमी है, यहां से ये आदमी ने गन फायर करी, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको पहले 1-2 सेकंड में साउंड सुनाई दी और इसको ये टोटल ये 3 सेकंड में एक इको सुनाई दी, 2 साउंड, तो यानी ये वाली का 1 सेकंड आएगा। अब क्या करना है कि अब हमें फाइंड करना है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सी शोर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 320 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर ऑन द शिप एंड द पर्सन ऑन द शोर। ये फाइंड करना है डिस्टेंस हमें, क्योंकि इसने ये सीधी आवाज सुनी है, मतलब कोई इको होके नहीं आई है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी। यहां पे 2d नहीं होगा क्योंकि इको नहीं है, तो ये क्या होगा, d हमें फाइंड करना है। v कितनी हो गई 320 और टाइम हो गया कितना दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड्स। तो ये आपका पहला, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर ऑन द शिप, अब इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये इको हो रहा है, यहां पे अब इको का आ रहा है और इको कितने में आ रहा है 1 सेकेंड में, तो 2d इक्वल टू v इंटू टी। d हो जाएगा, वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है 320 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको हो जाएगा 1 सेकेंड। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, जैसे आदमी यहां पे खड़ा हुआ है और ये क्या कहते हैं, इसने यहां से गन फायर करी हवा में, यहां से धुआं उठा, तो इसने ये वाली यहां से तो पहले 2 सेकंड में आवाज सुन ली, फिर एग्जैक्टली 3 सेकंड बाद इसने एक इको सुनाई दी, तो यानी जो ये टाइम है वो 1 सेकंड लगा यहां तक आने में, तो 2d ये हो गया। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड कर दो, ये d डैश ले लो इसको आप, तो ये 160 मीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A man standing in front of a vertical cliff fires a gun. He hears the echo after 3 seconds. On moving closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again. This time he hears the echo after 2.5 seconds. ठीक है, मतलब देखो इको का टाइम कम हो रहा है, यानी डिस्टेंस कम हो रहा है। पहले इनिशियल पोजीशन पे फाइंड करते हैं, 2d
इक्वल टू वी बाय टी करते हैं, सॉरी 2d इक्वल टू वी इंटू टी, डी इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू टी बाई टू, और इसमें साउंड की स्पीड नहीं दी हुई है तो उसको आप ले लो 320 मीटर पर सेकंड ले लो आप इसको, एक वैल्यू मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, सॉरी 330, स्टैंडर्ड वैल्यू 330 है आपकी, 330 मीटर पर सेकंड ले लो इसको। इसमें क्या करो, v की जगह 330 लिख रख दो, टाइम आपको लग रहा है 3 सेकंड, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये 115 आया, नहीं 175, नहीं एक मिनट, ये हो गया 150 150 और 15 165, हाँ 165 इंटू 3, 165 इंटू 3 कर दो तो आपको इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगी। फिर क्या हो रहा है कि फिर ये क्लोजर मूव कर रहा है, क्लोजर मूव कर रहा है यानी डिस्टेंस कम हो रहा है, तो जो जो आपका नया डी होगा वो होगा 165 इंटू 3, मतलब इसको डी मान लो, उसको डी डैश मान लो, तो ये है डी माइनस डी डैश, नहीं आपको तो डी निकल गया है ना, इसमें डी डैश लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करो, आप क्या करो कि ये आप जो वैल्यू निकल के आएगी इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसमें, 15 19 495, तो अब इसकी वैल्यू 495 माइनस, एक मिनट, यहां पे आपको स्पीड ऑफ साउंड भी निकालनी पड़ेगी, तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, पहले v की वैल्यू निकाल लो, हाँ दोनों को इक्वेट करके भी कर सकते हैं, इसको करते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे करते हैं, पहले d ले लेते हैं, 2d इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको दिया हुआ है कि पास में खड़ा हुआ था, तो 2d इक्वल टू 3v हो गया, पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी। फिर ये क्या कर जा रहा है, वो उसके क्लिफ के पास में मूव कर जा रहा है, तो ये क्लिफ के पास कितना मूव कर रहा है, तो d में से क्या माइनस कर दो, 82.5 इक्वल टू, और टाइम कितना ले रहा है अब 2.5 टाइम्स v, ये हो गया सेकंड, ठीक है, क्योंकि v चेंज ही नहीं हो रहा है, तो पहला v क्या आ गया 3d बाय, नहीं 2d बाय 3, पहला v हो गया 2d बाय 3, और इसकी जो ये v की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2 इंटू डी माइनस 82.5 इक्वल टू 2.5 इंटू v की वैल्यू कितनी हो गई 2d बाय 3, 2 कैंसिल हो गया, इसको हटाओ, ये हो गया d माइनस 82.5 इक्वल टू 2.5, इधर ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2.5d, 2.5d, ये हो गया 3d माइनस 5 5 15, ठीक है, तो ये हो गया 2.5d, 0.5d इक्वल टू हो गया 247.50, इससे आपकी d की वैल्यू 5 4 20, 5 9 45, 495 मीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई डिस्टेंस की। अब समझो ये हुआ कैसे, हाँ पहले पोजीशन दी हुई है कि आदमी की कि खड़ा हुआ है वर्टिकल क्लिफ के सामने, वहां से गन फायर करी, ही हियर्स द इको आफ्टर 3 सेकंड, मतलब मैंने यहां से गोली चलाई, 3 सेकंड बाद मेरे को आवाज सुनाई दी, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं, अब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो मेरा जो इको का साउंड सुनने का है वो 3 सेकंड से घट के हो गया 2.5 सेकंड। v की वैल्यू नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, अगर आपको अज्यूम करना है आप तो भी 330 मीटर पर सेकंड ले सकते हो। अब क्या डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन फाइंड करनी है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या किया कि हमने दो इक्वेशन बनाई, पहला वाली इक्वेशन में क्या था कि हमने जो 2d है नॉर्मल पोजीशन वाली वो लिख लिया खाली, 2d इक्वल टू 3 इंटू वी, 3 क्या है टाइम जो लगा है,
v की वैल्यू कितनी हो गई इससे, क्योंकि ये 3 नीचे चला गया तो 2d/3 हो गई। सेकंड इक्वेशन हमने बनाई, डिस्टेंस को हमने इतना कम कर दिया, इनिशियल में से d-82.5, 2 बाहर ही रहा, और ये 2.5 मतलब ये यहां पे कितना अब टाइम लग रहा है 2.5 सेकेंड। फिर उसके बाद क्या है d-82.5, ये ऐसे रहा, 2 कैंसिल होगा क्योंकि v की यहां पे इस जगह पे जो v है उसमें हमने ये वाली वैल्यू रख दी 2d/3। इक्वेट करके हमें डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला वाला क्या था इक्वेशन हमारी 2d/3, 2d/3, अगर हम इसको 2 इंटू 495/3 करें, इससे हमारी मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। हमारी जो वेलोसिटी है वो भी फाइंड हो जाएगी और डिस्टेंस भी हमारा निकल आया इससे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वेवलेंथ फॉर द लाइट्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर क्या है, ये इसको ध्यान दो, ये 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, मीटर है, ये वेवलेंथ इसकी है, किसकी, इसको मैं यहां लिखता हूं लैम्डा रेड, ये है 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर, और लैम्डा ब्लू वो है 4.8 इंटू 10⁻7 मीटर। पूछ रहा है कि विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम। पहली चीज, सारी वेवलेंथ की लाइट्स जो हैं, मतलब आपका गामा रेस से लेके एक्स रेस और एंड तक, माइक्रोवेव और रेडियोवेव और माइक्रोवेव तक, सबकी स्पीड सेम रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है, किसी के लिए कोई चेंज नहीं आता, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। बट वहीं पे विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन ग्लास, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मीडियम है कोई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वेवलेंथ के। तो हायर स्पीड किसकी हो जाएगी, रेड लाइट की। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन ग्लास, रेड विल हैव अ ग्रेटर स्पीड इन ग्लास बिकॉज रीजन बीइंग medium refractive index of the medium is directly proportional to the wavelength, therefore the light with the maximum wavelength will have a higher speed। तो ठीक है, तो इसमें हायर स्पीड किसकी हो जाएगी, रेड की हो जाएगी। अगले पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूजफुल इन वॉरफेयर, एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाई। वॉरफेयर में यूजफुल क्यों होते हैं, क्लास को याद करो, आपको जब क्लास में क्या बताया था मैंने, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है इनकी क्या होती है, वेवलेंथ लॉन्गर होती है, वेवलेंथ लॉन्गर होती है, तो डिस्पर्जन इसका कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सिग्नल भेजने, और ये इनविजिबल होती है, मतलब रेड लाइट क्या है कि आपको दिखेगी, पर इंफ्रारेड क्या है, नहीं दिखेगी, और रेड लाइट से ज्यादा लॉन्गर इसकी वेवलेंथ होती है। देयरफॉर इसकी क्या कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर जैसे फॉगी कंडीशंस हैं तो वहां पे इसका बेटर यूज होता है, इस वजह से वॉरफेयर में इसका यूज होता है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री, ये ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म इन द डायग्राम बिलो, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। नेम द फिनोमेना exhibited by the ray of light when it enters and emerges out of the prism। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखोगे, when a ray of light is incident on a prism, it gets refracted and emerges, after emergence it splits into 7 colors, dispersing into 7 colors and shows the phenomena of dispersion। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर कि मतलब एंटर हो रही है प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे, रिफ्लेक्ट हो रही है अंदर जाके, मतलब डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका, जिसकी वजह से पहले यहां और फिर यहां, जिसकी वजह से ये स्प्लिट किस में हो जा रही है, 7 कलर्स में। सबसे ज्यादा, जिसमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा किसका, विबग्योर में वायलेट का, और रेड का सबसे लीस्ट होगा। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो हायर स्पीड से मूव करती है, इसलिए कम रिफ्रैक्ट होती है। वहीं पे जो वायलेट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली छोटी होती है, वो लोअर स्पीड से मूव करती है, इस वजह से रिफ्रैक्ट सबसे ज्यादा वो होती है, मतलब डिस्पर्स सबसे ज्यादा वायलेट होती है। स्टेट द कॉज ऑफ अबव फिनोमेना मेंशन्ड बाय यू। रिफ्रैक्शन,
ठीक है। और उसके बाद जो मैंने बताया आपको अभी कि वायलेट जो है इसकी वेवलेंथ, वायलेट की होती है वेवलेंथ लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, देयरफॉर डिस्पर्जन, जिसकी वजह से क्या होता है, पहली चीज तो स्पीड ऑफ वायलेट भी लेस हो जाएगी स्पीड ऑफ रेड से, जिसकी वजह से डिस्पर्जन वायलेट का ज्यादा होगा कंपेयर टू रेड। तो ये आपका फिनोमेना का इसका कॉज का रीजन हो गया। अब क्या है कि अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर पेज ऑन विच द वर्ड विबग्योर इज प्रिंटेड। मतलब एक ग्लास स्लैब है, एक पेज पे है, इस पे विबग्योर लिखा हुआ है, विबग्योर लिखा हुआ है विथ ईच लेटर इन करस्पॉन्डिंग कलर। मतलब सबका अपना कलर है, ये वायलेट है, ये इंडिगो, मतलब ये लेटर जो है अपने अपने कलर से लिखे हुए हैं। विल द इमेज ऑफ ऑल लेटर्स बी इन द सेम प्लेस? इसका आंसर जो आएगा नो, ये रेस्ड हो जाता है, रेस्ड इमेज। ठीक है, रेस्ड इमेज। इफ नॉट स्टेट विच लेटर विल बी रेस्ड टू द मैक्सिमम। देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है यहां पे कि मतलब पहले मैं पूछा कि इफ क्या सेम प्लेस पे होंगे, तो आप लिखोगे नो दे विल बी रेस्ड फ्रॉम द देयर प्लेस। तो इफ नॉट मतलब यहां पे लिखो नो दे विल बी रेस्ड ऑन द, यस दे विल बी रेस्ड फ्रॉम द सेम प्लेस। मैक्सिमम कौन सा होगा? वायलेट। वही रीजन क्यों, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है वायलेट ऑफ बाकी कलर से, जिसकी वजह से वायलेट का जो होता है डिस्पर्जन ज्यादा होता है, डिस्पर्जन मोर, उसकी वजह से वायलेट ज्यादा ऊपर होगा रेस्ट और रेड सबसे कम रेस्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये व्हाट विल बी द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपीयर्स ग्रीन इन व्हाइट लाइट एंड ब्लैक इन रेड लाइट। देखो व्हाइट लाइट में सारे कलर, ऑल दी कलर्स आर रिफ्लेक्टेड। मतलब व्हाइट लाइट में कोई भी कलर है, अगर मैं वहां खड़ा हुआ हूं, अगर आपको मेरी ये जैकेट ब्लू दिख रही है, बोर्ड ग्रीन दिख रहा है, या फिर कोई भी ब्लू कलर दिख रहा है, तो व्हाइट लाइट में जो भी कलर ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके वही दिखता है। ठीक है, बट अगर कोई रेड लाइट है, रेड लाइट में सिर्फ रेड ऑब्जेक्ट ही रेड दिखेगा, उसके अलावा सारे डार्क दिखेंगे, जिसकी वजह से इन व्हाट विल बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच अपीयर्स ग्रीन इन व्हाइट लाइट एंड ब्लैक इन, तो इसका आंसर ग्रीन हो जाएगा। रीजन बीइंग व्हाइट लाइट ग्रीन तो रिफ्लेक्ट करेगी, पर रेड लाइट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये देख रहे हो, ये आपने सारी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने पूरा रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज आप स्मार्टनेस देख रहे हो, यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि उसको अप्लाई करना आता है। मतलब आप यहाँ पे खाली कॉन्सेप्ट लिखे आओगे कोई मतलब नहीं है, आपको इसी चीज से उठा के उसी को सिंपल वे में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके साथ में लिखना है। अकेले कॉन्सेप्ट लिखोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं फिर। ठीक है, और जो क्वेश्चंस कराए हैं इसी के राउंड अबाउट आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, स्पेशली साउंड वाली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से करो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।